एक ऐसा कैदी जिसके तेज दिमाग, फौलादी इरादों और भागने की सटीक प्लानिंग ने फ्रांस के जेल प्रशासन का नाम बदनाम कर दिया। उसने न सुरंग खोदी, न नकली वर्दी पहनी, बल्कि दिलेरी से हेलीकॉप्टर से भाग निकला। क्यों 3-3 बार उसे जेल का सिक्योरिटी सिस्टम रोक नहीं पाया? कैसे जेल में रहते हुए उसने अपने भागने की प्लानिंग की और पुलिस को कानों कान खबर तक नहीं हुई? क्यों दुनिया भर की पुलिस के तलाशने के बाद पास्कल लंबे वक्त तक बचा रहा? क्यों आज भी इस कैदी का नाम सुनने के बाद अधिकारी सतर्क हो जाते हैं? चलिए जानते हैं। लेकिन शुरुआत करने से पहले अगर आपको हमारी ट्रू क्राइम सीरीज पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से ही हम और बेहतर केस आपके सामने ला सकते हैं। 14 जुलाई 2007 सुबह के करीब 10:31 पर फ्रांस की तंग गलियों से लेकर शोरगुल वाले इलाकों में भी सुबह का सन्नाटा पसरा हुआ था। कुछ लोग गहरी नींद में थे तो कुछ अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। इसी शांति और सुकून को चीरते हुए साउथर्न फ्रांस में हेलीकॉप्टर की एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी और फ्रांस की सबसे सुरक्षित कही जाने वाली ग्रास जेल की छत के ऊपर हेलीकॉप्टर आकर थम गया। जल्दी से 3 नकाबपोश आदमी हेलीकॉप्टर से छत पर छलांग लगाते हैं और हाथ में बंदूकें थामे आगे बढ़ने लगते हैं। उनकी आंखों में जुनून था, कदमों में अजीब सी दहशत थी और सांसें तेजी से चल रही थीं। मानो वो कुछ ऐसा करने आए हों जिसका अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन फिर भी वो रुके नहीं और मेंटेनेंस डोर से एंटर कर जेल के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। इस बीच न तो ये तीनों एक दूसरे से बात करते हैं और न ही कोई आवाज़। मानो उनका सॉलिड प्लान बहुत ही सटीक और फुल प्रूफ है, जिसमें फंसने या नाकाम होने की गुंजाइश ही नहीं है। तीनों जेल की एक सेल के पास जाते हैं और 2 मिनट से भी कम समय में दरवाज़ा तोड़ देते हैं। सामने खड़ा होता है पास्कल पेयट, जो इन नकाबपोश आदमियों को देखकर खुशी से खिल उठता है और बिना कुछ कहे उनके पीछे पीछे चल देता है और चारों बिजली की रफ्तार से गार्ड्स की नज़रों में आए बिना छत पर पहुंच जाते हैं और लैंडिंग के महज 4 मिनट के अंदर ही हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। जब तक अलार्म बजता है तब तक पास्कल अपने साथियों के साथ वहां से रफू चक्कर हो जाता है और आसमान में ऐसा गायब होता है जिसे न जेल का रडार सिस्टम कैप्चर कर पाता है और न गार्ड्स। लेकिन यह पहली बार नहीं था जब पास्कल ने फ्रांस की जेल सुरक्षा पर अपनी साजिश का तमाचा मारा हो, बल्कि वो इस घटना से पहले भी 2 बार फ्रांस की सुरक्षा प्रणाली पर धब्बा लगाकर इसी तरह भाग चुका था, बिना किसी शोर, बिना किसी खून खराबे और बिना किसी शक के। उस दौर में जहां कैदी सुरंग खोदकर, जाली कागजात बनवाकर या रिश्वत खिलाकर बाहर निकलने का पैतरा आजमाते थे, वहीं पास्कल इन सब से अलग बेखौफ होकर दिन के उजाले में हेलीकॉप्टर से फरार होता था और ये शातिर दिमाग क्रिमिनल प्रवृत्ति उसमें बचपन से ही देखी गई थी। 7 जुलाई 1963 में पास्कल पेयट ने फ्रांस के मॉन्पेलिये में पहली बार आंखें खोली थीं। लेकिन जन्म के कुछ समय बाद पास्कल की फैमिली लायन सिटी में सेटल हो गई और यहीं पर पास्कल ने अपना बचपन गुजारा। जैसे जैसे पास्कल बड़ा हुआ उसका अट्रैक्शन मार्सेल सिटी की तरफ बढ़ने लगा, जिसकी वजह शहर की क्रिमिनल डार्क हिस्ट्री थी। 1980 के दशक में मार्सेल अपनी सकरी गलियों, शांत अपार्टमेंट्स, अंडरवर्ल्ड कनेक्शन, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, ड्रग्स एडिक्शन और वायलेंस के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था और यही डार्क रियलिटी पास्कल को अपनी तरफ खींच रही थी। इसलिए पास्कल ने मॉन्पेलिये से निकलकर क्राइम की दुनिया मार्सेल की तरफ कदम बढ़ाए और छोटी सी उम्र से ही डकैती, चोरी और लूटपाट करनी शुरू कर दी और 30 की उम्र तक वो क्रिमिनल गैंग्स के बीच एक जाना माना नाम बन गया। लेकिन ये पहचान तो बस शुरुआत थी। पास्कल को पैसा, पावर और लोगों के दिलों में अपना खौफ चाहिए था। जहां पहले लूटपाट करके खर्च चलाना उसकी ज़रूरत थी, अब वहीं क्राइम उसकी रगों में उतरकर उसकी आदत बन गया था, जिसके चलते वो कई बार जेल भी गया। जैसे 1988 में पहली बार पास्कल को गंभीर हमले करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था और कुछ दिन जेल की सलाखें गिनने के बाद वो बाहर आ गया। लेकिन ये जेल जाने का सिलसिला यहीं नहीं रुका। 1993 में भी पास्कल को क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए अरेस्ट किया गया, जिसके चलते उसे लंबी सज़ा और कड़ी निगरानी में रहना पड़ा और पुलिस की इसी सख्त निगरानी ने पास्कल को और ज़्यादा मजबूत, निडर और दिलेर बना दिया। बार बार जेल जाने से उसके दिल से पुलिस का खौफ दूर हो गया और एक ऐसा पास्कल दुनिया के सामने आया जिसे रोकना नामुमकिन था, जिसका उदाहरण देखने को मिला 20 नवंबर 1997 को। दोपहर का वक्त था। दक्षिण फ्रांस के सलोन दे प्रोवेंस में एक फ्रांसीसी बैंक से एक बख्तरबंद वैन निकली, जिसके अंदर काफ़ी सारा कैश रखा हुआ था। सड़कें शांत थीं, ट्रैफिक बहुत कम था
इसलिए वैन बिना रुके अपनी दिशा में आगे बढ़ती जा रही थी। लेकिन अचानक एक कार ने वैन को सामने से ओवरटेक कर लिया। इससे पहले कि वैन ड्राइवर कुछ समझ पाता, इतने में कार के दरवाजे खुले और कुछ हमलावर बाहर निकलते ही वैन पर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। इन हमलावरों का मास्टरमाइंड था पास्कल पायत, जो अपने 2 साथियों मिशेल वालेरो और एरिक अल्बोरियो के साथ वैन को लूटने आया था। तीनों ने गार्ड पर रहम न दिखाते हुए उसे गोलियों से छलनी कर मार दिया और दिन दहाड़े न सिर्फ कत्ल किया बल्कि बैंक की वैन को भी लूटकर अपना बेखौफ अंदाज दिखाया। वैन में जितना भी कैश था सारा पास्कल ने अपनी गाड़ी में रखा और अपने साथियों के साथ एक खतरनाक रॉबरी को अंजाम देकर वहां से निकल गया, लेकिन अपने पीछे फ्रांस की सुरक्षा पर कई सवाल खड़े कर गया। यह पहली बार था जब पास्कल ने किसी की जान ली हो। इस घटना के बाद उसकी पहचान एक खूंखार, हिंसक और खतरनाक किलर के रूप में बन गई, जबकि उसके गैंग मेंबर्स ने उसे एक नया नाम दिया, कलाश्निकोव पैट। पास्कल के बढ़ते क्राइम की तरह उसका रुतबा और नाम भी बढ़ता जा रहा था। दूसरी आपराधिक गैंग्स के बीच पास्कल की इमेज मजबूत हो रही थी, जैसा कि पास्कल चाहता भी था। हालांकि पास्कल ने पहली बार किसी इंसान की जान ली थी, लेकिन फिर भी न तो उसके दिल में डर था और न ही किसी तरह का मलाल, बल्कि उसके हौसले तो अब और ज्यादा बुलंद हो गए थे। लेकिन दिन दहाड़े ये क्राइम पुलिस की इमेज को धूमिल कर रहा था। एक तरफ जनता का गुस्सा था तो दूसरी तरफ बैंक के पैसे वापसी की मांग, जिसके चलते पुलिस भी बिना देर किए पास्कल की तलाश में जुट गई और 1 साल तक दिन रात की मेहनत मशक्कत के बाद आखिरकार 22 जनवरी 1999 को पास्कल को पेरिस से गिरफ्तार कर लिया गया। इसके कुछ समय बाद ही पुलिस ने पास्कल के दोनों साथियों एरिक और मिशेल को भी धर दबोचा। इन तीनों को पकड़ना पुलिस के लिए किसी बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं था, क्योंकि डकैती के 1 साल से ज्यादा समय तक ये तीनों पुलिस के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे थे और पुलिस की हर कोशिश नाकाम साबित हो रही थी। लेकिन पकड़े जाने के बाद पास्कल पर एक गार्ड के कत्ल, आर्मर्ड रॉबरी, कॉन्स्पिरेसी जैसे कई आरोप लगाए गए और मुकदमे के ट्रायल तक पास्कल को फ्रांस की हाई सिक्योरिटी वाली जेल में कड़ी निगरानी के बीच रखा गया। न तो उसे किसी कैदी के साथ रहने की इजाज़त मिली और न ही किसी से कांटेक्ट करने की, क्योंकि पुलिस की नज़रों में अब पास्कल एक क्रिमिनल से एक खूंखार क्रिमिनल बन चुका था जो कभी भी कुछ भी कर सकता था। इसलिए उसे अलग रखना ही पुलिस को बेस्ट ऑप्शन लगा। गार्ड्स ने बताया कि जेल में रहने के दौरान पास्कल बहुत ही शांत था और एक अच्छे इंसान की तरह शांति से रह रहा था, लेकिन इसी खामोशी के बीच वो हर चीज़ पर पैनी नज़र बनाए रखता था। गार्ड्स की ड्यूटी, टाइम टेबल, पेट्रोलिंग, डेली रूटीन, गार्ड रोटेशन। हालांकि पास्कल ने कभी किसी गार्ड से कोई सवाल नहीं किया, न ही ये इच्छा जताई कि वो जेल से बाहर निकलना चाहता है। लेकिन गार्ड नहीं जानते थे कि ये तूफान के आने से पहले की शांति है जो सब कुछ तबाह कर देगी, और ऐसा ही हुआ। जेल में रहते हुए पास्कल अंदर ही अंदर शातिर प्लानिंग बनाता रहा, जिसका आउटकम देखने को मिला 12 अक्टूबर 2001 को, जब सुबह के शांत माहौल के बीच एक ब्लू SA-360 डॉल्फिन हेलीकॉप्टर शोर करता हुआ साजिश का पैगाम लेकर जेल की छत पर उतरा, जिसने मार्सेल के एक नज़दीकी एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। लेकिन कुछ देर बाद ही इसे 2 आदमियों ने हाईजैक कर लिया, जिनके हाथ में बंदूकें थीं और चेहरे पर नकाब, जिसमें से सिर्फ उनकी आंखें ही दिख रही थीं। शुरुआत में ये एज अ मैकेनिक हेलीकॉप्टर के अंदर दाखिल हुए थे, लेकिन पायलट के पास पहुंचते ही इन्होंने अपना असली रूप दिखा दिया और पायलट को बंदूक की नोक पर लेकर उसे डराना धमकाना शुरू कर दिया। पायलट भी इनके सामने खामोश हो गया और जैसा इन हथियारबंद आदमियों ने बताया वो ठीक वैसा ही करता गया। पायलट को एग्जैक्ट लोकेशन बताई गई जहां पर इन्हें जाना था। हेलीकॉप्टर कितनी ऊंचाई पर उड़ाना है, कितनी स्पीड में उड़ाना है, सब कुछ पायलट को डिटेल में बताया गया, मानो ये हाईजैकर नहीं बल्कि खुद पायलट हो। साथ ही पायलट को यह धमकी दी गई कि अगर इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं किया या कोई चालाकी दिखाई तो उसकी सजा जान देकर चुकानी होगी। इन खौफनाक शब्दों के जाल में फंसकर पायलट ने भी कोई चालाकी दिखाने की हिम्मत नहीं की और हाईजैकर्स के इशारों पर कम अल्टीट्यूड पर उड़ान भरनी शुरू कर दी। सुबह के लगभग 11:50 पर हेलीकॉप्टर एक्स-एन-प्रोवेंस के पास दक्षिणी फ्रांस की लुइंस जेल के ऊपर मंडराने लगा, और ये वही जेल थी जहां पास्कल को कैदी बनाकर आइसोलेटेड तरीके से रखा गया था। हेलीकॉप्टर ने न तो कोई सिग्नल दिया और न ही कोई वार्निंग। बड़े ही काल्म तरीके से जेल के आंगन में लैंडिंग की और हेलीकॉप्टर को यूं सीधे उतरता देख गार्ड्स भी कुछ समझ नहीं पाए और शांति से बिना कोई अलर्ट जारी किए बस उसे टकटकी लगाए देखते रहे, क्योंकि उनके जहन में दूर दूर तक भी ये ख्याल नहीं था कि कोई अपराधी इतनी दिलेरी से अपने भागने का इंतजाम कर सकता है।
गार्ड्स की इसी चुप्पी को देखते हुए हेलीकॉप्टर को रिस्ट्रिक्टेड हवाई क्षेत्र में लैंड कर दिया गया। इससे पहले कि गार्ड्स पूछताछ करने आते, इतने में 2 हथियारबंद शख्स मुंह ढककर बाहर निकले और केबिन से कूदकर सुरक्षित विंग की ओर कदम बढ़ाने लगे। दूसरी तरफ पास्कल मदद आने की उम्मीद में खड़ा था, मानो उसे पता था कि किस मिनट पर उसे इस 4 दीवारी से आजाद करके ले जाया जाएगा। बाहर निकलने से पहले पास्कल एक दूसरे कैदी के पास पहुंचता है, जिसका नाम था फ्रेडरिक इम्पोको, और उसे भी अपने एस्केप प्लानिंग में शामिल कर यार्ड की तरफ बढ़ जाता है, जहां हेलीकॉप्टर इनके स्वागत में खड़ा हुआ था। दोनों कैदी जल्दी से हेलीकॉप्टर की तरफ भागते हैं और गार्ड्स की गिरफ्त में आने से पहले ही हेलीकॉप्टर में सवार हो जाते हैं। बिना कोई गोली चलाए, बिना किसी गार्ड की जान ली और बिना कोई शोर किए पास्कल लैंडिंग के 5 मिनट के अंदर ही जेल से फरार हो जाता है और अब भी पायलट इन हाईजैकर्स के इशारों पर आगे बढ़ता रहता है। उनके कहे मुताबिक पायलट हेलीकॉप्टर को एक सुनसान इलाके में लैंड करता है, जहां पास्कल अपने कैदी दोस्त फ्रेडरिक को लेकर उतर जाता है और पहले से खड़ी गाड़ी में बैठकर वहां से 9-2-11 हो जाता है, जबकि बाकी 2 आदमी हेलीकॉप्टर को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। लेकिन न तो पायलट को कोई नुकसान पहुंचाया जाता है और न ही किसी तरह का कोई मैसेज पुलिस के लिए छोड़ा जाता है। इस तरह पहली ही बार में पास्कल अपने एस्केप प्लान में कामयाब होकर पुलिस प्रशासन की सख्त निगरानी और सुरक्षा प्रणाली में सेंध लगाकर भाग निकलता है। इसके बाद जब गार्ड्स उसका सेल चेक करते हैं तो पता चलता है कि पास्कल ने सेल के अंदर से ही पूरा प्लान तैयार किया था। उसकी खामोशी में भागने का प्लान छुपा था, हर नज़र में जेल की सुरक्षा को भेदने की चाल थी और हर सांस में जेल से फरार होने की जिद। उसने गार्ड्स की हर एक्टिविटी का टाइम नोट करके रखा था, जेल के रास्तों का पूरा मैप तैयार कर लिया था और लैंडिंग पॉइंट भी उसने पहले से ही चुन रखा था। देखते ही देखते 12 अक्टूबर 2001 तक इस खुफिया शातिराना प्लानिंग की खबर हर न्यूज़ चैनल से लेकर आम जनता तक पहुंच गई और कुछ ही समय में इस खबर ने इंटरनेशनल मीडिया का भी ध्यान आकर्षित कर लिया। फ्रांसीसी इतिहास में यह पहली बार था जब इतनी सटीक प्लानिंग बिना किसी शोर शराबे के की गई हो और वो भी सफल रही हो। जितना पुलिस प्रशासन हैरान था, उतनी ही नाराज थी आम जनता, जिन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद कोई कैदी भला कैसे घुसपैठियों की मदद से भाग सकता है। न्याय मंत्रालय से लेकर संसद तक में इस मुद्दे पर गर्मागर्मी हुई, क्योंकि ये वो जेल थी जिसे फ्रांस की सबसे सुरक्षित जेलों में शुमार किया जाता था। इसलिए मीडिया ने प्रशासन की खूब किरकिरी की, लेकिन सरकार ने किसी तरह मामले को शांत रखने की कोशिश की और सारा ध्यान पास्कल को पकड़ने में लगा दिया। और किस्मत से महज 6 दिन बाद ही पास्कल के साथी फ्रेडरिक इम्पोक को दबोच लिया गया, जो पेरिस के एक अपार्टमेंट में छुप कर रह रहा था। पुलिस ने उसे अपनी कस्टडी में लिया और उसके गुरु यानी पास्कल का ठिकाना जानने की कोशिश में जुट गई। लेकिन पास्कल तो मानो हवा हो गया था, जिसे किसी ने नहीं देखा था। इसलिए पुलिस ने सर्च मिशन चलाया। चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई, चीते सी पैनी नजर रखी जाने लगी। साथ ही जेल के खुले हिस्से में ऊपर मजबूत जालीदार नेट भी लगवा दिया गया, ताकि कोई और न भाग सके। छोटी से छोटी जानकारी विभाग एक दूसरे के साथ साझा करने लगे, लेकिन फिर भी पास्कल पुलिस के हाथ नहीं लगा। एक तरफ पुलिस पर पास्कल को ढूंढने का प्रेशर था, तो दूसरी तरफ सरकार और आम जनता का। पुलिस ने फ्रेडरिक से सवाल जवाब भी किए, लेकिन वो भी पास्कल के बारे में कुछ नहीं जानता था। पुलिस ने फ्रेडरिक को जेल में डाल दिया और पास्कल की तलाश जारी रही। दूसरी तरफ पास्कल शहर से शहर घूमता रहा, समय समय पर जगह बदलता रहा ताकि पुलिस उसे पकड़ न सके, कभी किसी होटल में तो कभी किसी रिश्तेदार के घर। इस 1 साल के दौरान साउथर्न फ्रांस में डकैतियों का ग्राफ भी तेजी से ऊपर जा रहा था, जिसकी वजह पुलिस ने पास्कल को ही माना, क्योंकि वही ऐशो आराम की जिंदगी गुजारने के लिए ये सब कर रहा था। पुलिस के सामने पास्कल का गुनाह भी था, सबूत भी था, लेकिन गुमनाम था तो सिर्फ गुनहगार। 2003 की शुरुआत में माहौल एकदम शांत हो गया। डकैती का सिलसिला थम गया, मानो अब पास्कल कोई बड़ी साजिश रच रहा हो, और ये प्रेडिक्शन 14 अप्रैल 2003 को सही साबित हुई। हर दिन की तरह जेल में खामोशी और दहशत की हवा चल रही थी। ज्यादातर कैदी अपने सेल में सो रहे थे, गार्ड्स निगरानी पर थे, लेकिन सुबह 6:45 पर एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी, जो पिछली बार की तरह हेलीकॉप्टर जैसी थी। इस बार भी न कोई वार्निंग दी गई, न एटीसी से संपर्क किया गया। बेखौफ होकर हेलीकॉप्टर ने जेल के यार्ड में लैंडिंग की, जहां पहले से 3 कैदी मदद आने की उम्मीद में रुके थे, फ्रैंक परलेटो, मिशेल वॉलरो और एरिक अल्बोरो। वॉलरो और अल्बोरो वही दोनों डकैत थे
जिन्होंने 1997 में बैंक की वैन को लूटने में पास्कल को सपोर्ट किया था। और उसी एहसान और मदद का बदला चुकाने के लिए इस बार पास्कल ने खुद उनके लिए हेलीकॉप्टर भेजा था। जैसे ही हेलीकॉप्टर जमीन पर उतरा, दरवाज़ा खुला और वैसे ही तीनों कैदी उसमें सवार हो गए और मिनट भर में दूसरी बार भी फ्रांसीसी जेल सुरक्षा प्रणाली को छूना लगाकर भाग निकले। और किसी गार्ड को कानों कान तक खबर नहीं हुई। लेकिन कैसे? यही सवाल फिर से उठने लगे। जेल की सुरक्षा पर लोगों ने शक जताना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि खुलेआम एक हेलीकॉप्टर जेल में लैंड करता है, कैदी सेल से बाहर निकलते हैं और हेलीकॉप्टर में सवार होकर भाग निकलते हैं, पर गार्ड्स के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। इसलिए फिर से माहौल गर्म हो जाता है। हाई लेवल के सीनियर ऑफिसर्स रिपोर्ट मांगते हैं, जबकि मीडिया अपने सवालों के जवाब और आम जनता ये जानना चाहती है कि ऐसी कौन सी कमियां हैं जो गार्ड चाहकर भी दूर नहीं कर पा रहे हैं। सभी सवालों को शांत करने के लिए फिर से पुलिस की टीमें गठित होती हैं और चप्पे चप्पे पर चील जैसी निगरानी रखी जाती है। आसपास की जगहों पर चेकिंग होती है, बॉर्डर्स पर तैनाती बढ़ जाती है और मकसद साफ था, पास्कल और उसके साथियों को पकड़ना। मई 2003 की शुरुआत में लगभग 3 हफ्तों की जांच के बाद फाइनली पुलिस की आंखों में उम्मीद की किरण चमक उठी और पुलिस ने शक के आधार पर जब दक्षिणी फ्रांस के विलो इलाके में एक वीरान फार्म हाउस पर छापा मारा तो उन्हें एक बड़ा बक्सा ऑटोमेटिक वेपन्स, बहुत सारा कैश, जाली दस्तावेज और कम्युनिकेशन डिवाइस मिली। और सबसे ज़रूरी, पास्कल के साथ साथ तीनों फरार कैदियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये पुलिस के लिए सबसे बड़ी कामयाबी थी। इस गिरफ्तारी के बाद मानो सब कुछ कंट्रोल में हो गया था और पास्कल दूसरी बार पकड़ा जा चुका था, जिसकी इमेज अब सिर्फ एक भगोड़े कैदी की नहीं रही थी, बल्कि अब उसे एक खतरनाक साजिशकर्ता की नज़र से देखा जा रहा था, जिसका हर दांव, हर कदम, हर एक्शन सफलता को चूम रहा था। लेकिन दोबारा उसके किधरे पर पानी फिर गया और उसे दोबारा हिरासत में जाना पड़ा। लेकिन उसका नाम अब जनता के बीच खूब पॉपुलर हो रहा था, क्योंकि उसने एक नहीं 2 हाई प्रोफाइल, हाई सिक्योरिटी बेस्ड जेलों की सुरक्षा में सेंध लगा दी थी। इसलिए पास्कल को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया गया। जनवरी 2005 में उसका 1997 का बैंक वैन को लूटने वाला केस भी रीओपन हो गया, जिसमें उसने न सिर्फ डकैती की थी बल्कि गार्ड्स की भी जान ले ली थी। कत्ल और डकैती के जुर्म में अदालत ने पास्कल को 30 साल की लंबी सजा सुनाई। 30 साल जितने लंबे समय को देखते हुए पास्कल ने अदालत से थोड़ी रियायत मांगी। अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई, लेकिन मई 2006 में अदालत ने अपना फैसला सुनाया और बिना कोई रहम दिखाए पास्कल को दोषी करार देते हुए इस सजा को बरकरार रखने का हुक्म दिया। और इस बार भागने के चांस न के बराबर थे, क्योंकि पुलिस प्रशासन अपनी गलतियों और पास्कल की चालाकियों को बखूबी जान चुका था। इसलिए अधिकारियों को भी लगने लगा कि अब पास्कल का एस्केप चैप्टर बंद हो जाएगा और पास्कल का सेफ्टी प्रोटोकॉल फ्रांसीसी जेल की प्रायोरिटी केस बन गया। उसका 2.5 साल में 9 बार तबादला हुआ, ताकि वो जेल के डेली रूटीन और एक्टिविटीज़ को नोट कर फिर से भागने का प्लान न बना सके। पास्कल की हर सोच पर पुलिस की सख्ती का पहरा था। पास्कल का किसी से भी संपर्क करना लिमिटेड था और उसे किसी भी कैदी से बिल्कुल अलग थलग रखा गया, जिसका जिक्र पास्कल ने अपने ब्लॉग द सागा ऑफ माई ट्रांसफर्स में भी किया था और ये ब्लॉग पब्लिकली पब्लिश भी हुआ था। इसमें पास्कल ने अपने हाले दिल के अल्फाजों को शब्दों में पिरोकर बताया था कि ट्रांसफ़र की वजह है उसे मेंटली टॉर्चर करना। उसने दावा किया कि आइसोलेशन की शर्तें बहुत ज़्यादा सख्त हैं, जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पास्कल की हिम्मत को तोड़ना और उसे एकदम अकेला कर देना है। इसी सख्त रवैये और कड़ी निगरानी की वजह से पास्कल ने जेल में रहते हुए भूख हड़ताल भी शुरू कर दी थी और अधिकारियों ने उसे सबके बीच अलग सेल में रहने की इजाज़त दे दी। उसे सबसे खतरनाक कैदियों की कैटेगरी में रखा गया था, जहां एक से एक खूंखार और खतरनाक कैदियों का आतंक था। लेकिन फिर भी पास्कल को किसी से न तो बात करने की परमिशन थी और न ही दूसरे कैदियों के साथ घुलने मिलने की। 2007 में पास्कल ने ऑफिशियली कबूल किया कि दोनों बार जो एस्केप प्लानिंग हुई थी उनका मास्टरमाइंड वही था। इस कबूलनामे को सुनने के बाद कोर्ट ने उसकी सज़ा में 7 साल की सज़ा और जोड़ दी, यानी उसकी सज़ा 30 से बढ़कर अब 37 साल हो गई थी, वो भी कड़ी निगरानी के बीच। इसके बाद उसे 2001 में खुद भागने के कारण 6 और सजाएं दी गईं। पास्कल को कई ओवरलैपिंग पनिशमेंट का सामना करना पड़ा और वो एक कैदी से खतरनाक और भगोड़े कैदी की लिस्ट में शुमार हो गया। इस सब के बाद ऑफिसर्स को पूरा यकीन था कि उन्होंने पास्कल के भागने के हर तरीके पर फुल स्टॉप लगा दिया है। अब वो चाहकर भी जेल की चारदीवारी से बाहर नहीं निकल पाएगा।
कुछ समय बाद पास्कल को फिर से दूसरी जेल एल्पिस मैरिटाइम्स की ग्रास जेल में भेज दिया गया, इस उम्मीद में कि अब पास्कल को मुट्ठी में करके रखा जा सकता है। लेकिन वो कहते हैं ना, अगर मुट्ठी ज्यादा टाइट हो तो रेत फिसल ही जाती है। ऐसा ही हुआ पास्कल के साथ। 14 जुलाई 2007 को पूरा फ्रांस बास्टिल डे की खुशियों में झूम रहा था। इसी बीच 4 आदमी टूरिस्ट के भेष में कैन्स शहर के मंदलियो एयरपोर्ट में दाखिल होते हैं। इनमें से एक के हाथ में स्पोर्ट बैग था। चारों के कदम उस तरफ बढ़े जहां हेलीकॉप्टर खड़े हुए थे। पायलट प्लेन को उड़ाने की तैयारी कर रहे थे। तभी चारों में से एक आदमी ने अपनी जैकेट उठाई और पिस्टल निकालकर पायलट को ऑर्डर दिया, अंदर जाओ और प्लेन उड़ाओ, वैसा ही करो जैसा हम कहते हैं। इन शब्दों में खौफ, गुस्सा और बेचैनी थी। इसलिए पायलट ने बिना शोर किए उनकी बात मानी और इंस्ट्रक्शन के मुताबिक कम ऊंचाई पर प्लेन को उड़ाना शुरू किया। साथ ही रेडियो से भी कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे हुक्म मिला था। इसलिए वो गहरी सांस, डर और खौफ के बीच वैसा ही करता गया जैसा उसे कहा जा रहा था। कुछ देर में हेलीकॉप्टर को उत्तर की तरफ मोड़ने का आदेश मिला और घास के ऊपर पहाड़ियों की ओर हेलीकॉप्टर कम ऊंचाई पर धीरे धीरे बढ़ने लगा। इस बीच हाईजैकर्स ने न तो आपस में कोई बात की और न ही पायलट को कोई नुकसान पहुंचाया। बाद में पायलट ने बताया भी कि हाईजैकर्स बहुत ही शांत थे। उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद को कामयाब बनाना था। यह पायलट की लाइफ की पहली यात्रा थी जिसमें खौफ भी था और खामोशी भी। एक हाईजैकर के हाथ में लोडेड बंदूक थी, जबकि दूसरा बार बार अपनी घड़ी की तरफ देख रहा था, मानो टाइम टेबल एकदम फिक्स हो और हर सेकंड उन पर भारी पड़ रहा हो। इसी शांति में हेलीकॉप्टर आगे बढ़ता रहा, जबकि दूसरी तरफ पास्कल के दिल में अजीब सी बेचैनी और खुशी थी। उसे एक अकेले सेल में टाइट सिक्योरिटी के बीच रखा गया था। इस सेल में न कोई खिड़की थी और न ही बाहर देखने का कोई जरिया। यह सेल जेल की सबसे सेफेस्ट सेल थी, जहां से किसी कैदी के भाग पाने की संभावना लगभग नामुमकिन थी। न तो आसपास कोई कैदी था और न ही किसी मदद की उम्मीद। यही वजह थी कि कई महीनों से पास्कल ने किसी कैदी से कोई बात नहीं की थी। वो इस चारदीवारी में अकेले ही घुट-घुट कर जी रहा था। हर वक्त गार्ड्स की निगरानी, पेट्रोलिंग और अकेलापन उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। आज भी हर रोज की तरह जैसे ही घड़ी में 10:30 हुए, गार्ड्स पेट्रोलिंग पर जाने को तैयार हुए। आज का दिन जितना बिजी था उतना ही खास भी, क्योंकि बस्टिल डे था, जिसे फ्रांस में बेहद धूमधाम से मनाया जाता है। सब कुछ कंट्रोल में था। लेकिन जैसे ही 10:31 हुए, जेल के ऊपर आसमान में उड़ान भरता हेलीकॉप्टर आकर रुक गया और ठीक जेल के ऊपर एक काला साया बनकर मंडराने लगा। लेकिन किसी भी गार्ड ने न तो इसे देखा और न ही कोई आवाज या आहट सुनी। इसी बात का फायदा उठाकर हेलीकॉप्टर को डायरेक्ट जेल की छत पर लैंड कर दिया गया और फिर दरवाजा खुलते ही 3 आदमी बाहर निकले। पिछली बार की तरह उन्होंने अपने मुंह पर मास्क लगा रखे थे, जिससे उनकी पहचान करना मुश्किल था। इन नकाबपोश आदमियों के हाथों में खतरनाक हथियार थे। उनका मिशन क्लियर था, इसलिए उन्होंने बिना सोच विचार के अपने कदम आगे बढ़ाए और यूटिलिटी हेड्ज के जरिए जेल के अंदर प्रवेश कर लिया। इस बीच भी उन्हें कोई गार्ड नहीं मिला और वे बड़ी आसानी से कुछ ही मिनटों में आइसोलेशन विंग के पास पहुंच गए। और यहां उनका सामना हुआ कुछ गार्ड्स से, जिन्होंने इन नकाबपोश आदमियों को रोकने के लिए साम दाम दंड भेद सब अपनाया। लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और घुसपैठिए गार्ड्स को दरकिनार करते हुए तेजी से आगे बढ़ते रहे। आखिरकार वे एक आइसोलेटेड सेल के पास पहुंचे। यही वह सेल थी जिसमें पास्कल जैसे खतरनाक कैदी को कैद करके रखा गया था। और अब फिर से वो फ्रांस के इतिहास में एक और डार्क चैप्टर जोड़ने जा रहा था। इन घुसपैठियों ने बिना वक्त गवाए कुछ सेकंड में सेल का दरवाजा चकनाचूर कर दिया और पास्कल को रिहा कर अपने साथ बाहर ले आए। लेकिन न तो पास्कल ने उनसे कोई सवाल किया और न ही कोई शॉकिंग रिएक्शन दिया, मानो वो इस पूरी प्लानिंग के बारे में पहले से ही जानता था। पास्कल पूरे रास्ते खामोश रहा और अपनी टीम के साथ सेल से निकलकर तेजी से आगे बढ़ने लगा। टीम ने उसे कवर किया और बीच में रखकर आगे बढ़ते रहे। इसी सेफ और दिलेर तरीके से 10:34 पर पूरी टीम जेल की छत पर पहुंच गई, जहां पहले से ही हेलीकॉप्टर आजादी की उड़ान देने के लिए तैयार खड़ा था। पास्कल और उसकी टीम जल्दी से हेलीकॉप्टर के अंदर सवार हुई और महज 3 से 4 मिनट के अंदर पास्कल को बचाने का मिशन सफल हो गया और हेलीकॉप्टर उड़ान भरकर जेल प्रशासन की निगरानी से दूर चला गया। जब तक ऑफिसर्स को पास्कल के भागने की खबर मिली, तब तक पास्कल उनकी कैद, काबू और सीमा से निकलकर बहुत दूर जा चुका था। और यह तीसरी बार था जब पास्कल ने दिन दहाड़े हेलीकॉप्टर की मदद से भागने का जज्बा दिखाया, वो भी बिना किसी शोर शराबे के।
कंट्रोल टावर के अंदर मौजूद कर्मचारियों ने रास्ते का पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन न तो कोई लोकेशन पता चली और न ही पास्कल हाथ लगा। जो बेस्टिल दिवस खुशी का सुनहरा मौका लाया था, अब वही दिन फ्रांस को कभी न भूलने वाला दुख देकर गया। आपराधिक इतिहास का यह सबसे बड़ा सनसनीखेज जेल ब्रेक माना गया। पास्कल ने बिना किसी को भनक लगने दिए चौथी मंजिल जितनी ऊंची जेल की दीवारों को पछाड़कर तीसरी बार हवा के रास्ते भाग निकलने की हिम्मत और कभी न झुकने वाली जिद दिखाई थी। इधर जेल में जहां उसे ढूंढने की मुहिम छिड़ चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ पास्कल खुशी और फख्र से आसमान में उड़ रहा था। कुछ देर में उसका हेलीकॉप्टर टूलोन शहर के पास ब्रिग्नोल्स इलाके में पहुंचा, जहां पहले से उसे पिक करने के लिए एक चमचमाती कार खड़ी हुई थी, जो इस शातिर प्लानिंग का ही हिस्सा थी। ये लोग उस एरिया में उतरे थे जहां न तो कोई सीसीटीवी कैमरा था और न ही कोई पुलिस एक्टिविटी। इसी मास्टर प्लानिंग के साथ पास्कल अपने साथियों के साथ हेलीकॉप्टर से नीचे उतरा और खामोशी से कार में बैठकर वहां से फरार हो गया। कहाँ गया, कोई नहीं जानता था। पास्कल ने न तो होस्टेज बनाए गए पायलट को नुकसान पहुंचाया और न ही उसकी जान ली, बस उसे जिंदा छोड़कर वहां से निकल गया। यही दरियादिली लोगों को उसकी तरफ आकर्षित करती जा रही थी, जबकि पुलिस प्रशासन के लिए वो ऐसा जख्म बन चुका था जिसे चाहकर भी भरा नहीं जा पा रहा था। कुछ ही देर में पास्कल के भागने की खबर फ्रांस की गलियों में आग की तरह फैल गई। हर किसी की जुबान पर बस एक ही लाइन थी, ही डिड इट अगेन। इस लाइन में कहीं ना कहीं पास्कल की बहादुरी की तारीफ और पुलिस की सुरक्षा प्रणाली की आलोचना छुपी हुई थी, क्योंकि तीसरी बार सबको यकीन था कि पास्कल भाग नहीं पाएगा, क्योंकि उसे इतनी टाइट सिक्योरिटी में रखा गया था कि वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, एक पत्ता भी पुलिस की इजाजत के बगैर नहीं हिल सकता। लेकिन पास्कल ने सबकी सोच को बेबुनियाद साबित कर दिया था। इसलिए ये एस्केप प्लानिंग नेशनल से लेकर इंटरनेशनल न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनकर उभरी। एडिटर्स, मीडिया सब ने इस घटना को अपमानजनक बताकर पुलिस प्रशासन की बदनामी की, जबकि कुछ ने इसे बेस्टिल दिवस का अपमान कहा। सियासत की दुनिया में भी खलबली मच गई। पक्ष विपक्ष के बीच तीखे बयानों का दौर शुरू हो गया, लेकिन सरकार भी ठान चुकी थी कि अपने ऊपर लगे बदनामी के धब्बे को मिटाकर ही रहेगी। इसलिए बड़े लेवल पर पास्कल को तलाशने का अभियान शुरू हुआ। 17 जुलाई को 48 घंटे के अंदर ही पास्कल के लिए यूरोपीय अरेस्ट वारंट जारी कर दिए गए। फ्रेंच सरकार ने घोषणा की कि इस हेलीकॉप्टर किंग को पकड़ने में जो भी सरकार की मदद करेगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। सरकार की इस घटना के बाद से ही पास्कल को एक नया नाम मिला, हेलीकॉप्टर किंग। इनाम के लालच में आम जनता भी पास्कल की तलाश में जुट गई और पूरे यूरोप की पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया। इंटरपोल ने भी रेड नोटिस जारी कर दिया। कई देशों की पुलिस अब पास्कल को ढूंढने के लिए अपनी कमर कस चुकी थी, क्योंकि सरकार को शक था कि पास्कल छिपने के लिए दूसरे देशों में जा सकता है। इसलिए लोकल से लेकर फॉरेन पुलिस तक को पास्कल के बारे में अलर्ट कर दिया गया। इस तरह पास्कल फ्रांस से लेकर अलग अलग देशों में चर्चा का विषय बन गया। पुलिस ने चारों तरफ पास्कल के फोटोग्राफ्स सर्कुलेट कर दिए ताकि उसे पकड़ने में आसानी हो। ऑफिशियली पास्कल को भगोड़ों की लिस्ट में टॉप पर रखा गया, जो सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि दिमागी रूप से भी बेहद मजबूत था, जिसका सबूत दुनिया को 3 बार मिल चुका था। पुलिस ने खुफिया तरीकों से भी पास्कल की तलाश की। अपने गुर्गे चारों तरफ फैला दिए। मॉडर्न सैटेलाइट ट्रैकिंग, फोन सर्विलांस, जो भी हो सकता था सब किया गया। लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली ही रहे। ना तो किसी ने उसे कहीं देखा और ना ही कहीं से कोई जानकारी मिली, मानो वह इस दुनिया में था ही नहीं, कहीं दूसरी दुनिया में छुप कर रह रहा हो। इसलिए 2 महीने तक लाख जतन करने के बाद भी पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई। लेकिन कहते हैं ना, पाप का घड़ा कभी ना कभी तो फूटता ही है। ऐसा ही हुआ 21 सितंबर 2007 को, यानी भागने के ठीक 2 महीने बाद, जब पुलिस को पास्कल की खुफिया खबर मिली। जैसे ही यह सूचना मिली, पुलिस की टीमें स्पेन के बार्सिलोना शहर के उपनगर मटारो की तरफ रवाना हो गईं। और जब एक बिल्डिंग के अंदर छापेमारी की गई तो फाइनली उन्हें उनका शिकार पास्कल मिल गया, जो इसी अपार्टमेंट में छुपकर दुनिया की नजरों से बचकर रह रहा था। लेकिन कभी पड़ोसियों को उसकी किसी भी हरकत पर कोई शक नहीं हुआ। पड़ोसियों ने बताया कि पास्कल हमेशा अपने घर के दरवाजे खिड़की बंद करके रखता था और बाहरी लोगों से ज्यादा कांटेक्ट रखना उसे पसंद नहीं था, जो असल में छुपने की एक चाल थी। लेकिन जब पुलिस को इस लोकेशन की जानकारी मिली तो पुलिस ने पहले इस अपार्टमेंट की एक्टिविटी पर अच्छे से नजर रखी और फिर मौका मिलते ही सुबह की सुनहरी धूप के बीच अपार्टमेंट में पहुंच गई। न तो कोई अनाउंसमेंट किया गया और न ही कोई सायरन बजा। यह अरेस्टिंग बहुत ही खामोशी से प्लान की गई थी, क्योंकि छोटी सी गलती भी पास्कल को बचने का मौका दे सकती थी।
और ऐसा रिस्क पुलिस लेना नहीं चाहती थी। जब पुलिस अपार्टमेंट के अंदर दाखिल हुई तो अंदर 3 लोग थे, मास्टरमाइंड पास्कल पयेत, फरीद वासू और अलेन अरमाटो। पुलिस को देखकर उन्हें धक्का तो लगा, लेकिन उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया और न ही भागने की कोशिश की, मानो वो पहले से कबूल कर चुके थे कि एक ना एक दिन वो पकड़े ही जाएंगे। तीनों बहुत ही शांत रहे, लेकिन उनके चेहरे पर पकड़े जाने का डर, अपनी प्लानिंग फेल होने का दुख और जेल में सड़ने का मलाल साफ दिखाई दे रहा था। पुलिस तीनों को पकड़कर अपने साथ ले गई, लेकिन उन्हें कहाँ रखा जाएगा यह पुलिस ने रिवील नहीं किया। और फिर तारीख आई 4 अक्टूबर 2007। ठीक 2 हफ्ते बाद पास्कल को कड़ी सुरक्षा के बीच वापस फ्रांस लाया गया और अब भी उसकी हिरासत की लोकेशन को सीक्रेट ही रखा गया था, जिसका मकसद आम जनता से पास्कल को छुपाना नहीं बल्कि उसके साथियों से छुपाना था। जून 2008 में एल्पिस मैरिटाइम्स की एक अदालत ने 2003 में भागने के बाद अंडरवर्ल्ड में रहने के दौरान किए गए क्राइम और डकैतियों के लिए पास्कल को 15 साल की एडिशनल सज़ा सुनाई और किसी भी रियायत से साफ इनकार कर दिया। इस तरह 11 हफ्तों तक यूरोपियन पुलिस को अपने पीछे दौड़ाने के बाद हेलीकॉप्टर एस्केपिस्ट आखिरकार फिर से सलाखों के पीछे कैद हो गया। इस बार कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं थी। अप्रैल 2011 में दूसरी कोर्ट ने पास्कल की सज़ा में 5 साल और जोड़ दिया, यानी अब उसे जिंदगी के 20 साल जेल में ही बिताने थे। दरअसल ये 5 साल इसलिए जोड़े गए क्योंकि उसने 2007 में बेस्टिल डे पर भागने की गुस्ताखी की थी। पास्कल के बाकी साथियों को भी गिरफ्तार कर 6 से 9 साल तक की सज़ा सुनाई गई थी। फ्रांस की सुरक्षा प्रणाली ने यह साबित कर दिया था कि मुजरिम चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, लेकिन वह फ्रांस के सिक्योरिटी सिस्टम से बच नहीं पाएगा। भले ही पास्कल जेल में बंद था, लेकिन बाहर लोगों के दिमाग में पास्कल से जुड़े कई सवाल घूम रहे थे, जिनमें सबसे कॉमन था, आखिर पास्कल ने यह सब किया कैसे? क्योंकि फ्रांस की सुरक्षा प्रणाली को भेदना इम्पॉसिबल माना जाता था, पर पास्कल ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल में बदल दिया, जिसकी पहली वजह था उसका तेज तर्रार शातिर दिमाग। पास्कल हर वक्त टाइट सिक्योरिटी के बावजूद भागने की साजिश रचता रहता था। वो कुछ ही दिनों में जेलों की लोकेशन, उनका लेआउट, रास्ते, सब कुछ अच्छे से याद कर लेता था। जिस जेल में भी उसे रखा जाता वो वहाँ की कमियां और खामियां कुछ ही वक्त में जान जाता और उन्हें अपनी ताकत में बदल लेता था, जिसका बेस्ट उदाहरण बनी लुइंस जेल, जहाँ रहते हुए पास्कल अच्छे से जान गया था कि आंगन यानी यार्ड में ऊपर से अटैक करना पॉसिबल है। इतना ही नहीं, प्रशासन ने सुरक्षा के लिए जो जाली लगाई थी उसे भेदने की भी पास्कल ने तरकीब निकाल ली थी, जो उसके शातिर दिमाग का सिर्फ एक छोटा सा नमूना था। दूसरी वजह थी कि जेल के अंदर रहकर भी वो क्राइम की दुनिया से कांटेक्ट बनाए रखता था। माना जाता है कि उसने अपने पास कोई कम्युनिकेशन डिवाइस छुपा रखी थी। वह कैसेट टेप या फिर किसी कोड भाषा में अपने बाहर बैठे चमचों को अपना प्लान बताता था और जेल के अंदर भी उसे मदद, संदेश और पल पल की खबर पहुंचाई जाती थी। हेलीकॉप्टर को कैसे हाईजैक करना है, पायलट को कैसे धमकाना है, किस रूट से जेल में दाखिल होना है, A to Z प्लानिंग पास्कल ही करता था, जो एकदम सटीक बैठती थी। तीसरी वजह थी हेलीकॉप्टर का शातिराना इस्तेमाल। अब तक ज्यादातर भगोड़े जेल से निकलने के लिए सुरंग खोदते, नकली वर्दी पहनते या जाली दस्तावेज बनाते थे। ये तरीके पुलिस के लिए भी कॉमन हो चुके थे। इसलिए पास्कल ने नया रास्ता ईजाद किया और उसका साथी बना हेलीकॉप्टर, जिसके बारे में पुलिस सपने में भी नहीं सोच सकती थी। तीनों फरारियों में या तो हेलीकॉप्टर चुराए गए थे या फिर बंदूक की नोक पर अगवा किए गए थे, और सभी प्राइवेट हेलीकॉप्टर थे, क्योंकि उन्हें कम सिक्योरिटी के दायरे में एयरफील्ड से उड़ाना आसान था। पास्कल हमेशा पहले से प्लान भी तैयार रखता था। वो जेल में दाखिल होने से पहले ही वहां से भाग निकलने की योजना बनाना शुरू कर देता था। जैसे 1999 में जब पुलिस की गिरफ्त में आया तो 2001 में भाग निकला, दोबारा पकड़ा गया तो 2003 में अपने साथियों को जेल से आज़ाद कराने की प्लानिंग बना डाली, और 2007 के कारनामे ने तो दुनिया भर को हक्का बक्का कर दिया। 3 बार की ये प्लानिंग देखकर पुलिस भी समझ गई थी कि पास्कल वो कैदी है जो कभी किसी की कैद में नहीं रह सकता। उसकी रगों में खून के साथ साथ आज़ादी की बगावत दौड़ती है। इन्हीं चालाकियों, जिद और सटीक प्लानिंग को देखते हुए साल 2007 में तीसरी बार पकड़े जाने के बाद पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के इंतज़ाम और ज़्यादा टाइट कर दिए, और सबसे ज़रूरी था उसकी लोकेशन को हिडन रखना। इसलिए आज तक लोगों को नहीं पता है कि पास्कल को किस जेल में रखा गया है और वो किस हाल में है। इतनी ज़रूर जानकारी मिली है कि पास्कल को आइसोलेटेड रखा गया है और सज़ा काटने के लिए उसे एक छोटी, अकेली, दहशत से भरी हुई कोठरी दी गई है,
जिसमें न खिड़की है न कोई टाइम पास का साधन। उसकी हर उस एक्टिविटी पर पाबंदी का पहरा है जिससे वो कोई षड्यंत्र रच सकता है। हर वक्त गार्ड उसकी निगरानी में मुस्तैद रहते हैं। पकड़े जाने के बाद उसे किसी से भी बात करने और मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई ताकि बाहर उसकी गिरोह को कोई संदेश न मिल सके। और ये तरकीब काम भी आई। पहली बार ऐसा हुआ कि कई सालों तक भी पास्कल ने भागने की कोई जुर्रत नहीं दिखाई। मानो अब पास्कल की कमजोरी पुलिस की ताकत बन चुकी थी, जिसके आगे पास्कल भी बेबस था। उसे ये तक पता नहीं था कि वो किस जेल में कैद है। इतने सख्त उसूलों को देखने के बाद फ्रांस की बाकी जेलों में भी ऐसे ही सख्त इंतजाम किए जाने शुरू हो गए, जिससे कोई दोबारा हेलीकॉप्टर लैंडिंग न कर पाए। ज्यादातर जेलों में बाहरी खुले इलाकों के ऊपर जाली लगा दी गई, जिसे पार कर हेलीकॉप्टर उतारना नामुमकिन था। दरअसल 2001 में पास्कल की पहली एस्केप प्लानिंग के बाद ही लुइंस जेल के आंगन के ऊपर ऐसी नेट लगा दी गई थी। पर 2018 में एक कैदी हेलीकॉप्टर से फरार हो गया और जिस जगह से उसने उड़ान भरी थी वहां नेट नहीं लगाई गई थी। इसलिए मैक्सिमम जेल्स में एंटी हेलीकॉप्टर नेटिंग लगाना लगभग कंपलसरी हो गया। इन्हीं इंतजामात की वजह से पास्कल चौथी बार भागने का हौसला बुलंद नहीं कर पाया। अप्रैल 2019 में पास्कल को लगभग 12 साल की सजा भुगतने के बाद पैरोल दी गई। उस वक्त उसकी उम्र करीब 50 साल थी और अपनी जिंदगी के 3 दशक वो जेल की सलाखों को गिनने में गुजार चुका था। इस बीच उसने कोई गुस्ताखी, मिसबिहेव या भागने की कोशिश नहीं की। इसी शांत बर्ताव को देखते हुए उसे पैरोल पर बाहर भेजने का फैसला किया गया, लेकिन कुछ कठोर शर्तों के साथ। अधिकारियों को यकीन था कि अब 50 साल की उम्र में पास्कल उनके लिए कोई मुश्किल खड़ी नहीं करेगा और न ही कहीं भागेगा। इसी सोच के साथ उसे कुछ समय के लिए आज़ाद हवा में छोड़ दिया गया। कुछ समय तक सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन सितंबर 2020 में पास्कल फिर से क्राइम की दुनिया में लौट गया और उसका खूंखार अंदाज फ्रांस की हवाओं में दहशत और खौफ बनकर फैलने लगा। 8 सितंबर की रात को पेरिस के एक बिजनेसमैन ने बताया कि उसे कोई धमकी दे रहा है और 4 लाख यूरोस की मांग की गई है। इस खबर के मिलते ही पुलिस के शक की सुई पास्कल पर आकर थम गई, क्योंकि वही बाहर था। और जब पुलिस ने निगरानी की, फोन डेटा रिकॉर्ड खंगाले, तो एक नाम सामने आया, पास्कल पेयेट, जिसने बेखौफ होकर डायरेक्ट विक्टिम को कॉल किया था और खुलेआम धमकी दी थी कि अगर पैसे नहीं दिए तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है और फिर वह उस सब का खुद ही जिम्मेदार होगा। पुलिस ने अपनी कार्रवाई का दायरा बढ़ाया और कम्युनिकेशंस को ट्रेस किया गया, सबूत जुटाए गए और सभी सबूतों और गवाहों को देखने सुनने के बाद 24 नवंबर 2020 को कुछ संदिग्ध आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनमें पास्कल भी शामिल था। पास्कल ने यह साबित कर दिया था कि उम्र का तकाजा उसे रोक नहीं सकता। उसके इरादे किसी लिमिट के मोहताज नहीं है। उसकी उड़ान इतनी ऊंची है जिसे कोई आंक नहीं सकता। इसलिए वक्त रहते पुलिस ने क्राइम का सिलसिला बढ़ने से पहले ही पास्कल को गिरफ्तार कर लिया और एक बार फिर पुलिस की पास्कल के लिए बनाई गई राय गलत साबित हुई। उसे पैरोल पर रिलीज करना पुलिस को अपनी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी लगा और इस तरह लंबे दशक तक जेल में रहने के बाद फिर से पास्कल पुलिस की हिरासत में आ गया। इस बार गुनाह था जबरन वसूली करना, इसलिए उस पर एक नया केस चला और 2 सालों तक कानूनी कार्रवाई करने के बाद 25 मई 2023 को पास्कल को आपराधिक अदालत में पेश किया गया, जहां उस पर 2020 के मामले से जुड़े जबरन वसूली की कोशिश का इल्जाम लगाया गया, जिसमें इंटरसेप्टेड कॉल्स, सर्विलांस डेटा और विक्टिम की गवाही भी शामिल थी। इन्हीं सब सबूतों को देखने के बाद कोर्ट ने उसे मुजरिम करार दिया और 5 साल की सजा सुनाई। लेकिन आज भी किसी को नहीं पता कि पास्कल किस जेल में कैद है और किन कंडीशंस के बीच रह रहा है। भले ही उसकी स्टोरी का दी एंड हो गया हो, लेकिन बाहरी दुनिया में उसके चर्चे आज भी होते हैं। पास्कल की झकझोर देने वाली फरारियों की वजह से उसे आज भी याद किया जाता है, क्योंकि फ्रांस के आपराधिक इतिहास में यह पहली बार हुआ था जब कोई कैदी हेलीकॉप्टर से खुलेआम भागा हो। इसलिए मीडिया से लेकर जनता तक ने उसे कई टाइटल दिए, जैसे हेलीकॉप्टर पर उड़ता अपराधी, आसमान से आई आजादी। वहीं फ्रेंच प्रेस ने उसे लेटर्नेल एवदे यानी अनंत भगोड़ा तक करार दिया और बैस्टिल डे पर हुई उसकी एस्केपिंग ने तो उसे दुनिया भर में मशहूर कर दिया। उसके केस को कैदी या मुजरिम की तरह नहीं, बल्कि एक बहादुर चालाक हीरो की तरह रिप्रेजेंट किया जाने लगा। और सबसे ज्यादा किरकिरी हुई जेल प्रशासन की, क्योंकि एक कैदी का 3 बार फरार हो जाना यह सोचने पर मजबूर कर रहा था, क्या यही सुरक्षित जेलों की टाइट सिक्योरिटी है? इसी डिलेरी, वेल प्लान प्लानिंग और निडर अंदाज की वजह से पास्कल पॉप कल्चर का भी हिस्सा बन गया। उसकी कहानी पर कई टीवी डॉक्यूमेंट्रीज और क्राइम शो बनाए गए,
जिनमें सबसे फेमस रही नेटफ्लिक्स सीरीज वाइट रैबिट प्रोजेक्ट, जिसके एक एपिसोड जेल ब्रेक में पास्कल की जेल ब्रेक टेक्निक को दिखाया गया है। कई जगहों पर उसे हेलीकॉप्टर एस्केप मास्टर का टाइटल दिया गया। इतना ही नहीं, लोग तो उसका कंपैरिजन जेल ब्रेक फिल्मों के हीरोज से भी करने लगे थे। किसी ने उसे रियल लाइफ प्रिजन ब्रेक का माइकल स्कोफील्ड कहा, तो किसी ने उसे द ग्रेट एस्केपिस्ट का टाइटल दिया। जबकि जेल प्रशासन के बीच पास्कल एक खतरा बन चुका था, जो कभी भी उनकी सुरक्षा में सेंध लगाकर भाग सकता था। आज भी पास्कल का नाम लेते ही जेल अधिकारी सतर्क हो जाते हैं और उसकी गिनती चतुर, चालाक और ताकतवर कैदियों में की जाती है, जिसकी जिंदगी किसी पावरफुल थ्रिलर, सस्पेंस से भरी क्राइम स्टोरी से कम नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको पास्कल पेट की फौलादी इरादों, न झुकने की जिद और बुलंद हौसलों से भरी ये रियल कहानी? अगर पसंद आई हो तो इसे दिल खोलकर प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाँ, चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें।